बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप के आप लोग ठीक होंगे और आप हमारी वीडियोस वक्त के साथ साथ देख रहे होंगे। आइए आज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम। चैप्टर 2 की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में आपके पास MCQs हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ फॉर वेक्टर आर। अगर आप देखें ये P है, ये Q है और ये Q है, ये P है और ये R है, तो P प्लस R को Q के इक्वल होना चाहिए हेड टू टेल रूल के मुताबिक। तो इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो आपका B है, क्योंकि R इज़ इक्वल टू Q जो है R प्लस P है, तो R इज़ इक्वल टू Q माइनस P है। नेक्स्ट इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर एंड स्केलर रेस्पेक्टिवली। तो अब देखें स्पीड और वेलोसिटी, पहले वेक्टर एंड स्केलर है, तो स्केलर और वेक्टर होता तो फिर तो स्पीड और वेलोसिटी आता। दूसरे नंबर पे एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन, ये दोनों वेक्टर हैं। फोर्स और पावर ये एक है जो कि, और वर्क और डेंसिटी वैसे स्केलर है। तो सी पार्ट आपका आंसर है, फोर्स वेक्टर और पावर स्केलर हो। तीसरा पार्ट है आपके पास के थर्ड पार्ट में फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए डॉट बी इज़ मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ये बात आपने इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप इनकी मैग्नीट्यूड की। ये ए बी साइन थीटा, वो ए बी कॉस थीटा, और फिर आप इसको सॉल्व करें अगर, तो ये आपके पास 45 डिग्री आता है। 45 डिग्री सॉल्व कर लें। ए डॉट बी के लिए ए बी साइन कॉस थीटा लगा लें और ए क्रॉस बी के लिए ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड है तो वेक्टोरियल फॉर्म नहीं आएगी, ए बी कट जाएगा, साइन थीटा इज़ इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर साइन बाई कॉस इज इक्वल टेन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स ऑफ 1, और वो आपके पास 45 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये देखिएगा। ये कहता है कि फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूनिफॉर्म रॉड विद मिड पॉइंट ऑन अ पिवोट, टू इक्वल फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन द रॉड एज शोन इन द फिगर, विच डायग्राम शोज द रॉड इन इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन सा होगा जो कि इक्विलिब्रियम में होगा? तो बेटा हमारे पास एक रूल है कि क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो सी पार्ट जो है वो आपका इसमें आ जाएगा, जिसमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आपको नज़र आएगी। एग्जैक्टली यहाँ पे सी पार्ट जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है जनाब अली के विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, फिज़िकल बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर। और तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट होता है यही जो रॉड्स ऊपर लगे हैं इस तरह का, तो आपको पता है स्प्रिंग बैलेंस में ऐसा नहीं होता, मेजरिंग सिलेंडर और वर्नियर कैलिपर भी कभी ऐसे नहीं होते। तो फिज़िकल बैलेंस आपका एग्जैक्ट आंसर है। ये जो आम बैलेंस होते हैं वो पुराने दौर में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने तराजू लटका हुआ होता है वो वाला ये इसी बेस पे होता है। व्हाट इज़ द नेट टार्क। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेट टार्क ऑन द व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर। 2 मीटर का रॉड है और इस पे कितना नेट टार्क होगा। जनाब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने पहले लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से ये आपने टार्क निकालने हैं। 2 मीटर रेडियस है तो आप रेडियस से आगे लेफ़्ट साइड पे भी 2 मीटर का मोमेंट आर्म है। राइट पे तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। इससे टार्क आता है 20, इससे आता है आपके पास टार्क जो आता है वो ऑलमोस्ट आएगा 10। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास होगा 10 और नैनोमीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, और ये क्लॉकवाइज जो कि आपको सी पार्ट नज़र आ रहा है।
अगला क्वेश्चन है फॉर मास m एज शोन इन द फिगर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ 14 मीटर फ्रॉम द एंड ए, फाइंड द मास ऑफ द रॉड एज शोन इन द फिगर। मास आपने रॉड का फाइंड करना है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आपके पास 14 मीटर फ्राम एंड ए है, यानी एंड से 14 सेंटीमीटर के फासले पर 14 सेंटीमीटर के फासले पर है। इसको विदाउट कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। इसका एग्जैक्ट आंसर 100 है। मज़ीद कैलकुलेशन जब वक्त हो तो इसको डिस्कस कर लीजिएगा। सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा स्क्रीन पे ताकि आप उसको भी देख सकें। डायग्राम शोज़ 4 फोर्सेस टू अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। आपके पास एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसके साथ 4 फोर्सेस हैं जो कि आपको दिखाई गई हैं कि सर्कुलर के लिए। ये देखें, पहली फोर्स है, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिजल्टेंट एंड रिजल्टेंट आर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। इनमें कौन सी जो है वो आपके पास रिजल्टेंट को शो करेगी। तो बेटा इसमें जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट आर्क और रिजल्टेंट फोर्स, आपको यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी। यहाँ पे आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज़ करनी है। तो रिजल्टेंट फोर्स तब होगी जब नॉन ज़ीरो फोर्सेस होंगी, यानी रिजल्टेंट नॉन ज़ीरो होगा, और रिजल्टेंट टार्क भी उस वक्त होगा जब आपका नॉन ज़ीरो टार्क होगा। तो ये इसका जो है ए पार्ट एक्यूरेट आंसर है। जूम करके देख लें इसको ताकि आपको ये नज़र आ जाए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंगल बिटवीन, ये वाला पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज़ एंगल बिटवीन ए एंड बी फॉर विच ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड किस एंगल के ऊपर जो है वो इक्वल होते हैं, किस एंगल के ऊपर इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इक्वल होती हैं। बेटा वैसे तो नॉर्मली ए प्लस बी और ए माइनस बी आपस में इक्वल नॉर्मली नहीं होते हैं, लेकिन जो 90 डिग्री का एंगल होता है इस पर ये दोनों इक्वल होते हैं। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 कहता है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज़ 16 न्यूटन एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज़ 18 न्यूटन एंड इट्स डायरेक्शन इज़ परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स देन फोर्सेस आर। कौन सी होंगी फोर्सेस? फोर्सेस यहाँ मैं बता देता हूँ शॉर्टकट, करेक्ट आंसर 6 न्यूटन है। कैलकुलेशन नीचे समरी शेयर कर रहा हूँ, उसमें देख लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन, ए पर्सन वॉक्स फर्स्ट 10 किलोमीटर नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर ईस्ट देन रिजल्टेंट वेक्टर इज़। देखें इसको आप ड्रा करके 10 किलोमीटर नॉर्थ दौड़ा है, नॉर्थ के बाद इसने जो है वो 20 किलोमीटर ईस्ट चला गया है। तो रिज़ल्टेंट क्या होगा इसमें? रिज़ल्टेंट आपका इसमें जो होगा वो बेटा इसमें रिज़ल्टेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20। तो आखिरी क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया 22.36। हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, इसको सॉल्व करें। ये आपके पास सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ मैं, इसको देख लें। ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं ऊपर वाली एक्सरसाइज के, अगर आपके पास हो तो ये देख सकते हैं। ये NEA के नाम से एकेडमी है, इससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसके नोट्स। ये नोट्स अगर आपको यहाँ मेरे नोट्स नहीं मिल रहे तो आप इसको, दूसरा ये इनका सॉल्यूशन शेयरिंग है, सॉल्यूशन ये शेयर किया हुआ है, देख लें आप इसको स्क्रीन पे अच्छी तरह से, और यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है कि जो आपके MCQs होते हैं, इसकी आपको आज एक MCQ सॉल्विंग स्ट्रेटजी बताता हूँ कि हमारे जो MCQs के नीचे यानी क्वेश्चन के नीचे आंसर बने होते हैं, इनको डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। और नॉर्मली आपके जो डिस्ट्रैक्टर 4 डिस्ट्रैक्टर होते हैं, इनमें 1 से 2 ऐसे होते हैं जो इररेलेवेंट होते हैं, मतलब उनका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं बन रहा होता है, ऐसे ही उनको शामिल किया होता है। तो बेस्ट ये होता है कि आप जब भी सॉल्यूशन करने बैठें, जब भी आप
सॉल्व करने बैठे तो आप सबसे पहले ये देख लें कि इनमें इररेलेवेंट कौन सा है, उसको आप अपने अल्फाज में, ये नहीं कि बोर्ड में जैसे आप उस पर क्रॉस लगा के आ जाएं, लेकिन पेंसिल से थोड़ा सा उस पर निशान लगा दें पहले अपने याद दहानी के लिए, और फिर बाकी वालों पे आप सॉल्व करें, जो मिल रहे हैं आपको उनको आप सॉल्व करें। मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ दे देता हूँ जो कि आपके पास है। मसलन एग्ज़ाम्पल उसके लिए दे रहा हूँ तो आपको स्ट्रेटजी समझाने के लिए। मसलन क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख लें। देखें बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन में ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए, वेक्टर और स्केलर की बात की जा रही है, तो अगर आप पार्ट ए को देखें, स्पीड है, और पार्ट डी जो है ये वर्क है, ये दोनों वेक्टर नहीं हैं, तो ये दो तो हो गए क्रॉस। अब बी और सी का मुकाबला चल रहा है, बी और सी में फिर बी जो है एक्सेलरेशन डेसेलरेशन ये दोनों वेक्टर हैं, और फोर्स और पावर जो है ये फोर्स वेक्टर है और ये स्केलर है, तो सी पार्ट हमने इसलिए वहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा ऐसे ही बना होता है कि आपका कभी भी वो मतलब रिजल्टेंट जो होता है उसका वो उनमें से दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि पहली दफ़ा ही आप उनको कह सकते हैं कि क्रॉस कर सकते हैं। तो चले आइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे